जलपरी का जादुई अनोखा सैंडल। एक समय की बात है, एक गांव में बिंदिया अपनी माँ सरोजनी के साथ रहा करती थी। बिंदिया के पिता के देहांत के बाद सरोजनी अकेले ही उसका पालन पोषण किया करती है और अपनी गरीब स्थिति की वजह से सरोजनी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करके अपने घर का गुजारा किया करती है। और बिंदिया भी हमेशा अपनी माँ के कामों में उनकी मदद किया करती थी, क्योंकि बिंदिया एक बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। लेकिन उसके शरीर में एक कमी थी जिससे लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। बिंदिया की हाइट बहुत छोटी थी, जिस वजह से उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था और हर कोई उसका हमेशा मजाक उड़ाया करता था। ऐसे ही एक दिन जब बिंदिया अपने स्कूल जा रही होती है, तभी रास्ते में उसके क्लास की कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है अरे देखो देखो, ये छोटा पैकेट कहाँ से आ गया? इसे तो प्राइमरी क्लास के बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए, कहाँ ये हम लोगों के साथ पढ़ रही है। बिंदिया को अपनी हाइट की वजह से हमेशा लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन बचपन में बिंदिया को इन सब बातों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन समय के साथ साथ जब बिंदिया बड़ी हो जाती है और कॉलेज जाना शुरू कर देती है, तो कॉलेज में भी उसे अपनी हाइट की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता है। और उसी के कॉलेज में माहिरा नाम की एक अमीर लड़की पढ़ा करती थी। उसे अपनी लंबी हाइट पर बहुत ज्यादा घमंड था और वो हमेशा बिंदिया को नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही आज भी जब बिंदिया कॉलेज आती है, तो माहिरा अपने कुछ दोस्तों के साथ बिंदिया का मजाक उड़ाने लगती है। पता नहीं हमारे इस कॉलेज में इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे एडमिशन मिल गया है। अरे कॉलेज तो बड़ी हाइट वाले बच्चे जाते हैं, इसके जैसे 2 फीट के लोग नहीं। और वैसे भी ये हम लोगों के बीच पढ़ती हुई अच्छी नहीं लगती। पता नहीं इसे सामने प्रोफेसर दिखाई देते भी होंगे कि नहीं। बिंदिया उन लोगों की बातों को अनदेखा करके जब क्लासरूम में जाने लगती है, उसी समय माहिरा गुस्से में कहती है, अरे इसकी हिम्मत तो देखो, ये छोटे हाइट वाली मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। अभी बताते हो इसे। एक्सक्यूज मी मैडम, हम तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? माहिरा, मेरा नाम बिंदिया है, मैडम नहीं। और तुम्हारे पास लोगों का मजाक उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे जवाब दे रही हो? अरे तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? चुटकी बजाते ही तुम्हें इस कॉलेज से उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगी, समझी? माहिरा, मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी धमकियों से नहीं डरती और मैं कॉलेज पढ़ने आती हूँ, तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा बनने नहीं। इसलिए तुम्हें जो करना है करो और मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे क्लास में जाने दो। बिंदिया की बात सुनकर माहिरा को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बिंदिया ने आज पहली बार माहिरा को जवाब दिया था, जिस वजह से वो गुस्से में प्रिंसिपल के पास जाती है और बिंदिया के खिलाफ झूठी कंप्लेन करके उसे कॉलेज से बाहर निकलवा देती है। और बेचारी बिंदिया अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं पाती है और रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अरे बिंदिया बेटा, क्या बात है, आज तुम बड़ी जल्दी कॉलेज से घर आ गई। और ये क्या, तुम रो रही हो? क्या बात है बेटा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम किसी की बातों का बुरा मत माना करो। बिंदिया रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और कहती है, माँ, मैं आज के बाद कभी कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। मुझे उस माहिरा ने कॉलेज से बाहर निकलवा दिया है, वो भी मेरी झूठी कंप्लेंट करके। माँ, अब मैं अपने आगे की पढ़ाई कैसे पूरी कर पाऊंगी? पहले ही मुझे अपनी हाइट की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता है, और अगर मेरे पास डिग्री भी नहीं होगी तो मेरा तो पूरा करियर ही खराब हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ माँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिंदिया बेटा, चिंता मत कर, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा। इतना कहकर सरोजनी जैसे तैसे बिंदिया को संभाल लेती है। ऐसे ही समय के साथ कुछ दिन और बीत जाता है और धीरे धीरे बिंदिया भी इन सब बातों को भूलने लगती है और देखते ही देखते बिंदिया शादी के लायक हो जाती है।
लेकिन उसकी छोटी हाइट की वजह से फिर से उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि सभी लड़के वाले बिंदिया की छोटी हाइट की वजह से उससे शादी करने के लिए मना कर देते हैं। तभी एक दिन सरोजनी फिर अपनी बेटी से कहती है, अरे बिंदिया बेटा, कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए कल तुम अच्छे से तैयार हो जाना। क्या माँ, फिर से क्यों बार बार अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? आपको पता है ना कल क्या होगा? अरे बेटा, तू क्यों ऐसा बोल रही है? देखना कल सब अच्छा होगा। ऐसे ही अगले दिन लड़के वाले बिंदिया के घर आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, मैं प्रेमलता और ये मेरा बेटा मोहन। हम यहाँ आपकी बेटी बिंदिया को देखने आए हैं। अरे आइए ना, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी बिंदिया को लेकर आती हूँ। इतना कहकर सरोजनी जब बिंदिया को लेकर आती है तो उसकी छोटी हाइट को देखते ही लड़के वाले वहाँ से कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं और बिंदिया समझ जाती है कि लड़के वाले उसे फिर से रिजेक्ट करके चले गए हैं। इसी बात से दुखी होकर सरोजनी सर पर हाथ रख के रोते हुए कहती है, हे भगवान, फिर से हाथ आया रिश्ता चला गया। पता नहीं मेरी बेटी की शादी कैसे हो पाएगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भगवान। माँ, आप इतनी दुखी मत हो। मुझे पता है मैं आपके ऊपर बोझ बन चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको इस तरफ परेशान नहीं देख सकती। मुझे माफ कर देना माँ। इतना कहकर बिंदिया रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और एक नदी के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो नदी के उस पार जाती है तो उसे एक पत्थर के ऊपर जलपरी बैठी हुई दिखाई देती है, जो बहुत जोर जोर से रो रही होती है। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर बिंदिया उसके पास जाती है और कहती है, तुम कौन हो और यहाँ पर इस तरह बैठकर क्यों रो रही हो? और ये क्या, तुम्हारे पूंछ के पास से तो खून निकल रहा है। मेरा नाम माया है और मैं एक जादुई जलपरी हूँ, लेकिन मेरा जादू नदी के बाहर काम नहीं करता। इसलिए जब मैं इन प्यारे फूलों को देखने के लिए नदी से बाहर आई तो अचानक से मेरे पूंछ पर एक बड़ा सा कांटा चुभ गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो, वरना मैं वापस से नदी में नहीं जा पाऊंगी। तुम चिंता मत करो माया, मैं अभी कुछ करती हूँ। इतना कहकर बिंदिया जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर उनका लेप बनाकर जलपरी के पूंछ पे लगा देती है, जिसके बाद जलपरी को पहले से बेहतर महसूस होता है और वो वापस से नदी में चली जाती है, जिसके बाद उसका जादू फिर से काम करना शुरू कर देता है और वो बिंदिया से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिंदिया। आज तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम भी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। बताओ क्या बात है? बिंदिया उस जलपरी की बात सुनकर उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो जलपरी कहती है, अच्छा तो ये है तुम्हारी परेशानी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी इन परेशानियों का हल है। ये लो बिंदिया, ये एक जादुई सैंडल है, इसे पहनते ही तुम्हारी हाइट अपने आप ही बढ़ जाएगी और तुम इस जादुई सैंडल से जो भी कुछ मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इतना सुनकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है और उस जादुई सैंडल को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और घर आते ही जब बिंदिया उस सैंडल को पहनती है तो उसके सैंडल पहनते ही उसकी हाइट अचानक से बढ़ जाती है। ये देखकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है। उसी समय उसकी माँ सरोजनी वहाँ आती है और कहती है, अरे बिंदिया बेटा, ये क्या, तुम अचानक से इतनी लंबी कैसे हो गई? क्या तुमने कोई दवाई खाई है क्या? अपनी माँ की बात सुनकर बिंदिया उसे जलपरी के दिए हुए जादुई सैंडल के बारे में बता देती है। बिंदिया बेटा, क्या तुम सच कह रही हो? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? नहीं माँ, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले अच्छे दिनों की शुरुआत है। अब
अब आपको भी किसी भी चीज को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जादुई सैंडल है ना, ये हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इतना कहकर बिंदिया उस जादुई सैंडल से ढेर सारे पैसे मांगती है, जिसके बाद वो अपना एक सुंदर सा घर बनवाकर अपनी माँ के साथ उसमें रहने लगती है। और कुछ ही दिनों में बिंदिया के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और उसकी शादी एक बड़े से घर में हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने पति के साथ अपना जीवन गुजारने लगती है। रंग बिरंगे फ्रॉक के पैर वाला तालाब। बिंदिया नाम की एक लड़की अकेले ही अपने घर में हंसी खुशी रहती थी। बिंदिया अपने घर के बाहर कुछ सब्जी के पौधे लगा रखी थी और उन्हीं सब्जियों को बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन बिंदिया अपने घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके घर के बाहर से पड़ोस वाली औरत गुजर रही थी। तभी वह औरत बिंदिया को देखकर अपने मन में सोचती है, आज मेरे घर पे इतने सारे काम हैं और अनाज की बोरी भी बाहर ही रखी है। मेरी बेटी तो अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गई है, इसलिए आज का काम मैं इसी से करवा लेती हूँ। वैसे भी ये तो बहुत ही बेवकूफ लड़की है, कभी किसी का काम करने से मना नहीं करती है। यह सोचकर वह औरत बिंदिया के घर के अंदर जाती है और बिंदिया से बोलती है, बिंदिया बेटी क्या कर रही हो? कुछ नहीं काकी, बस घर की सफाई कर रही हूँ। बेटी दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मेरी बेटी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गई हुई है और मेरे घर के बाहर अनाज की कुछ बोरियां रखी हुई है, तो तू मेरे कुछ अनाज की बोरी उठाकर घर के अंदर रख दे। ठीक है काकी, मैं घर के काम खत्म करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपका काम कर दूंगी। इस तरह वह औरत बिंदिया से झूठ बोलकर अपना काम निकलवा लेती है। गांव का हर व्यक्ति बिंदिया के भोलेपन का फायदा उठाकर उससे काम करवाता था। थोड़ी देर बाद बिंदिया उस औरत के घर जाती है और सारी बोरियां उठाकर घर के अंदर रख देती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन बिंदिया बाजार से घर का सामान लेकर आ रही थी, तभी बिंदिया को देखकर उसी के गांव का एक 8 साल का लड़का सोचता है, लगता है बिंदिया दीदी अपने घर जा रही हैं। मेरा स्कूल भी उनके घर के पास है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ गिर जाने का नाटक करता हूँ, उसके बाद ये रिक्शे में मुझे स्कूल तक छोड़ देगी और मैं अपने पैसे बचाकर उसका आइसक्रीम खाऊंगा। वह लड़का बिल्कुल वैसा ही करता है। वह जमीन पर गिर जाने का नाटक करता है और जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, गिरने की वजह से मेरे पैरों में बहुत जोर दर्द हो रही है। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? कोई मेरी मदद करो। उस लड़के को रोता देखकर बिंदिया उसके पास आती है। क्या हुआ छोटू? दीदी, मुझे रास्ते में पत्थर से चोट लग गया और मैं गिर गया। मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा हूँ। आज मेरे स्कूल का एग्जाम है, इसलिए मुझे स्कूल जाना भी बहुत जरूरी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे स्कूल तक अब जाऊँ। छोटू, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें रिक्शे में तुम्हारे स्कूल तक छोड़ दूंगी और तुम पैसों की चिंता मत करो, वह मैं दे दूंगी। बिंदिया उस लड़के को उसके स्कूल तक छोड़ देती है और वापस अपने घर चली जाती है। बिंदिया को जाने के बाद वह लड़का सोचता है, इसके जैसा बेवकूफ आज तक मैंने नहीं देखा, इसलिए हर कोई इससे अपना काम निकलवा लेता है। बिंदिया की अच्छाई को सब उसकी बेवकूफी समझते थे। बिंदिया सबकी भलाई किया करती थी, लेकिन कोई भी उसका परवाह नहीं करता था। गांव का कोई भी व्यक्ति उसका हाल चाल तक नहीं पूछता था। सबकी मदद करने की वजह से बिंदिया को खुद की सब्जी का खेती करने का समय ही नहीं मिल पाता था। यही सब बिंदिया अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है। अरे, मेरा आज का दिन भी जैसे तैसे चला गया। कल मुझे अपने छोटे से खेत में काम करना ही होगा। वैसे भी बारिश होने वाली है और मैं जल्दी ही अगर अपना काम शुरू नहीं की तो बारिश में मेरी खेतों की तहस नहस हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपना गुजारा कैसे कर पाऊंगी? कल चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खेतों का काम शुरू करना ही होगा। यह सब सोचकर बिंदिया सो जाती है। अगले दिन बिंदिया सोकर उठी भी नहीं थी
उससे पहले ही बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। थोड़ी देर बाद बिंदिया उठती है और बारिश होता देखती है। यह सब देखकर बिंदिया बहुत ही परेशान हो जाती है। अरे आज तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है, आज भी मैं अपना काम शुरू नहीं कर पाऊंगी। इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं कब तक बारिश रुकेगी। यह सब देखकर बिंदिया बहुत उदास हो जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से बिंदिया के छोटे से सब्जियों के खेत में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। अगली सुबह जब बारिश रुकती है तब बिंदिया घर से बाहर निकलती है और वह देखती है कि उसकी सब्जी के पौधे बारिश की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। यह सब देखकर बिंदिया बहुत रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? सब कुछ ठीक होने में तो 3 से 4 महीना लग जाएगा। जब तक मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? घर का राशन भी खत्म होने वाला है और अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और बिंदिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ तक कि घर का राशन भी खत्म हो गया था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। राशन खत्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। जब तक पड़ोस वाली काकी से राशन के लिए कुछ पैसे मांग लाती हूँ, मेरे पास जब होगा तब मैं उन्हें वापस कर दूंगी। यह सब सोचकर बिंदिया पड़ोस वाली काकी के घर जाती है और उनसे बोलती है, काकी आपको तो पता है ना, बारिश की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और घर में खाने को राशन भी नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं आपको लौटा दूंगी। अरे बेटी, मेरे पास जो भी पैसे थे उसे मैं किसी जरूरत के काम में लगा दी हूँ और बाकी के पैसे तो बैंक में रखे हुए हैं। तुम्हें तो पता ही है यहाँ से बैंक कितना दूर है और मेरी तबीयत भी खराब है, फिर तो मैं बैंक भी नहीं जा सकती, इसलिए तुम किसी और से जाकर पैसे मांग लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। यह सुनकर बिंदिया वहाँ से आ जाती है। उसके बाद बिंदिया उस औरत के पास जाती है जिसने उससे अनाज की बोरियां उठवाई थी। बिंदिया उस औरत से पैसे के लिए कहती है, तब वो औरत कहती है, अरे बिंदिया बेटा, मेरे हाथों में तो पैसे रुकते ही नहीं है, पैसे का तो सारा हिसाब किताब मेरे पति ही रखते हैं। तुझे तो मेरे घर के बारे में पता ही है, तेरे से कुछ छुपा थोड़ी ना है बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। इसी तरह हर कोई बिंदिया को मदद करने से मना कर देते हैं। उदास होकर बिंदिया एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं तो सबकी मदद करती हूँ, लेकिन आज मुझे पैसों की जरूरत है तो किसी ने मेरी जरा सी भी मदद नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तभी बिंदिया की नजर तालाब के बीचों बीच पड़ती है। तालाब के बीचों बीच से तेज चमकदार रोशनी आ रही थी। अरे तालाब के बीचों बीच से ये रोशनी कैसी आ रही है? तभी तालाब बोल पड़ता है, बिंदिया बेटा। अरे ये आवाज तालाब से आ रही है क्या? तालाब भी बोल सकता है भला? हाँ बिंदिया, अगर चमत्कारी तालाब हो तो वो बोल भी सकता है। तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह सुनकर बिंदिया तालाब के अंदर छलांग लगाती है और उसे वहाँ पेड़ पर लगे हुए रंग बिरंगे फ्रॉक नजर आती है। यह सब देखकर बिंदिया चौंक जाती है। अरे वाह, यहाँ तो रंग बिरंगे फ्रॉक का पेड़ है, यह सब तो मैं पहली बार देख रही हूँ। बिंदिया, ये रंग बिरंगे फ्रॉक का पेड़ है, मैं तुम्हें इन रंग बिरंगे फ्रॉक में से एक फ्रॉक दे रहा हूँ। ये फ्रॉक तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। तालाब के इतना बोलते ही बिंदिया के हाथों में रंग बिरंगे फ्रॉक आ जाता है और बिंदिया बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तालाब जी। वैसे भी मैं कुछ दिनों से बहुत ही परेशान थी और आपने मेरी मदद करके मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। उसके बाद बिंदिया तालाब में से बाहर आ जाती है। बिंदिया अपने घर की तरफ जा ही रही थी, तभी वह देखती है गरीब बूढ़ी अम्मा सड़क के किनारे बैठकर रो रही है।
बिंदिया उस गरीब बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक बेटी है। मेरी बेटी के लिए एक बहुत ही अमीर घर से रिश्ता आया है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं शादी में कुछ खर्च नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मैं उसे शादी में पहनने के लिए एक कपड़े तक खरीद कर नहीं दे सकती हूँ। अगर यह रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी मेरी बेटी रोती रहेगी। बिंदिया को उस गरीब बूढ़ी अम्मा पर बहुत ही तरस आता है और वह अपना जादुई रंग बिरंगा फ्रॉक उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। अम्मा, आप यह फ्रॉक रख लीजिए। आप इस फ्रॉक से जो भी मांगोगी आपको वो सब मिल जाएगा और इस फ्रॉक की सहायता से आपकी बेटी की शादी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना बोलकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है और फिर बिंदिया भी अपने घर आ जाती है। घर आते ही बिंदिया देखती है कि उसके बेड पर सुंदर सा फ्रॉक रखा हुआ है। अरे, इस फ्रॉक को तो मैं उस तालाब के पेड़ पर लगा हुआ देखी थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? तभी फ्रॉक में से आवाज आती है, हाँ, मैं वही फ्रॉक हूँ। तुमने उस गरीब बूढ़ी अम्मा की मदद की, इसलिए वो चमत्कारी तालाब ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया है। यह सुनकर बिंदिया बहुत ही खुश होती है। बिंदिया उस रंग बिरंगे जादुई फ्रॉक से बहुत सारे पैसे मांग लेती है और बहुत बड़ी जमीन खरीदती है। उसके बाद बिंदिया उस जमीन में गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाती है। अब मैं इस जमीन पर तरह तरह की खेती करूंगी और मैं खेत पर काम करने के लिए उन लोगों को रखूंगी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। इससे उन्हें रोजगार भी मिल जाएगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी। बिंदिया गांव के कुछ लोगों को अपने खेतों में काम दे देती है और उसका काम शुरू हो जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और बिंदिया खुशी खुशी रहने लगती है। तभी शहर से एक अमीर लड़का गांव आता है। उसी वक्त बिंदिया गांव की गरीब लोगों में कपड़े और कुछ खाने का सामान बांट रही थी। बिंदिया को देखकर वो लड़का सोचता है, अरे वाह, ये लड़की कितनी अच्छी है। शहर में तो कोई भी लड़की अच्छी नहीं होती, वो सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। मगर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो अमीर होने के बाद भी बिल्कुल भी घमंडी नहीं है और ये तो लोगों की मदद भी कर रही है। मुझे ऐसे ही लड़की की तलाश थी। उसके बाद वो लड़का बिंदिया के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। हम दोनों काफी देर से बातें कर रहे हैं। आपको जो कुछ भी गांव के बारे में जानना था मैंने सब आपको बता दिया है। अब मैं चलती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से इतनी देर बातें किए और अब तक हम दोस्त भी बन गए हैं। तो क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? बिंदिया अपना फोन नंबर उस लड़के को दे देती है। उसके बाद से दोनों फोन पर लंबी लंबी बातें करने लग जाते हैं और कहीं न कहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार तो करेंगे ना? बिंदिया, उन्हें मैं पहले ही तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ और उन सबको भी तुम बहुत पसंद हो और अब हम अगले महीने ही धूमधाम से शादी करेंगे। उसके बाद बहुत ही धूमधाम से बिंदिया की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक साथ उसी गांव में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। सौतेली माँ और जादुई लहंगों का जादू। सोनपुर गांव में दीनदयाल अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी जब 7 वर्ष की थी तभी उसकी मां का देहांत एक गंभीर बीमारी की वजह से हो गया था। मां की मृत्यु के बाद गौरी एकदम अकेली हो गई थी। वह हर वक्त अपनी मां को याद करके रोया करती थी। दीनदयाल अपनी बेटी की देखभाल के लिए कावेरी नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेता है। कावेरी की पहले से ही एक बेटी होती है, चंचल। कावेरी ने दीनदयाल से शादी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए किया था। देखो कावेरी, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए किया है, तो तुम उसे माँ की कमी कभी महसूस मत होने देना। मैंने तुम्हारे लिए अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, जिससे तुम्हें कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जी,
ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज से कावेरी भी मेरी बेटी चंचल की तरह ही है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं गौरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। इतना बोलकर दीनदयाल वहाँ से चला जाता है। अब तो बस देखते जाओ कैसे मैं तुम दोनों बाप बेटी को इस घर से निकालकर बाहर फेंकती हूँ। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मुफ्त में यहाँ तुम दोनों बाप बेटी की सेवा करूँगी। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे दौलत के लिए आई हूँ। उस दिन से कावेरी दीनदयाल के सामने तो गौरी को प्यार करने का दिखावा करती और उसके जाते ही गौरी से घर का सारा काम करवाया करती थी। गौरी बहुत ही सीधी और संस्कारी लड़की थी, इसलिए वह बिना कुछ बोले सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। वहीं चंचल अपनी माँ के लाड प्यार की वजह से कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। वह पूरे दिन शॉपिंग करती, क्लब जाती और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमा करती थी। वहीं गौरी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन गौरी किचन में बर्तन धो रही थी, तभी अचानक से दीनदयाल घर आ जाता है और अपनी बेटी को इस तरह काम करता देख वह गुस्से से कावेरी के पास जाता है और बोलता है, कावेरी, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बेटी गौरी बर्तन साफ कर रही है और तुम यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हो। क्या मैंने तुमसे शादी इसी दिन के लिए किया था कि तुम मेरी बेटी से घर का सारा काम करवाओ? हाँ तो क्या हो गया? अरे लड़की जात है, घर का काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अगर उसने बर्तन धो ही दिए तो इसमें बुरा ही क्या है? कावेरी, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल के लिए ही किया था। अगर आगे से मेरी बेटी से काम कराया तो अच्छा नहीं होगा। अरे तो जाओ ना, निकलो अपनी इस बेटी को लेकर मेरे घर से। मैं भी कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम लोगों की सेवा करती फिरूंगी। और ये मत भूलो, ये घर मेरा है। जब तुमने अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी तभी गलती से मैंने तुमसे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर साइन करवा लिया था और अब इन सारे जायदाद की मालकिन मैं हूँ। और मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम दोनों बाप बेटी को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। इसलिए अगर आप दोनों बाप बेटी को इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप से वैसा ही करते रहो। ये सब सुनकर दीनदयाल चुप हो जाता है और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने घर का सारा काम करते हुए देखता रहता है, पर वो बहुत ही बेबस होता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन कावेरी और चंचल दोनों खाना खा रहे थे। अरे चंचल बेटा, आज तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? ओफो माँ, मैंने कितनी बार आपसे कहा है, मुझे घर का ये बोरिंग सा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ ही डिनर कर ली थी, इसलिए मुझे अब भूख नहीं है, आप खा लो। तभी गौरी वहाँ आती है और बोलती है, माँ, रसोई में थोड़ा भी खाना नहीं है और मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। माँ, क्या मैं चंचल की थाली में से थोड़ा सा खाना ले सकती हूँ? जब देखो हमारे खाने पर नजर गड़ा कर रखती है, तुझे दिखाई नहीं देता? अभी हम दोनों माँ बेटी खाना खा ही रहे हैं। अगर हमारे खाना खा लेने के बाद थाली में कुछ बच जाता है तो तुम उसे खा लेना। अब जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। गौरी बहुत ही ज्यादा भूखी थी, इसलिए वो दूर खड़ी थाली में खाना बचने का इंतजार करने लगती है। ये ले, खा ले, हमने खाना खा लिया है, अब तू भी इसे ले जाकर खा ले। गौरी खुशी खुशी उस बचे हुए खाने को ले जाकर खाना खा लेती है। इसी तरह कुछ साल और बीत जाता है। गौरी बचपन से ही सुंदर और समझदार तो थी ही, बड़ी होने के बाद उसका चेहरा और भी ज्यादा खिल जाता है और वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। चंचल भी सुंदर थी, लेकिन वह स्वभाव से अपनी माँ की तरह ही बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। चंचल भी अपनी माँ के साथ मिलकर गौरी पर अत्याचार किया करती थी। एक दिन चंचल अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मेरे कुछ फ्रेंड घर पर आने वाले हैं, इसलिए आप उस फटीचर नौकरानी से बोलकर अच्छे अच्छे पकवान बनवा देना। मेरे फ्रेंडों में मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, सब अच्छे से हो जाएगा, तू बस अपने दोस्तों को बुला ले।
कावेरी गौरी से बोलकर चंचल के दोस्तों के लिए बहुत सारा पकवान बनवाती है। शाम को चंचल के सारे दोस्त उसके घर पर आते हैं। चंचल के उन्हीं दोस्त में से एक लड़का था जिसका नाम विवेक था, जिसे एक सिंपल और संस्कारी लड़की की तलाश थी। उसने जब चंचल के घर पर गौरी को देखा तो उसे लगा कि उसे जिस लड़की की बरसों से तलाश है वो यही लड़की है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी खूबी थी जो विवेक को चाहिए थी। विवेक चंचल से बोलता है, चंचल, ये खूबसूरत लड़की कौन है? कौन? ये? अरे ये बहन जी तो हमारे काम वाली नौकरानी कमला की बेटी है। तुम इस पर ध्यान मत दो, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? ये लो, ये खाओ। वो सिट यार, पहली बार कोई लड़की पसंद आई, वो भी काम वाली की बेटी निकली। मुझे हमेशा से ऐसी लड़की की तलाश थी, पर अफसोस, पर ये काम वाली की बेटी निकली। मेरे डैड इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। खैर कोई बात नहीं, चंचल अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। विवेक की बात सुनकर चंचल को बहुत ही हैरानी होती है कि विवेक गौरी से शादी करना चाहता था। वो ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है मेरा फ्रेंड विवेक गौरी से शादी करना चाहता है। माँ, विवेक इस शहर का सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और मैंने ऐसा होने ही नहीं दिया। मैंने उस फट टीचर गौरी को इस घर की नौकरानी बताकर बात को वहीं पर खत्म कर दी। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। एक दिन दीनदयाल कावेरी से कहता है, कावेरी, मेरी बेटी गौरी के लिए मेरे दोस्त धनी राम के घर से रिश्ता आया है। उन्हें मेरी बेटी बहुत ज्यादा ही पसंद है, तो मैं ये सोच रहा था बेटी की शादी की उम्र तो हो रही है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दूं। हाँ, करवा लेना, लेकिन मैं तुम्हारी उस बेटी की शादी में एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, पहले ही बता रही हूँ। अगर तुम्हारे पास अब भी कुछ बचा हुआ होगा तो उसी से अपनी लाडली की शादी कर लेना। मैं तो अभी सारे पैसे अपनी बेटी नैना के लिए जोड़ कर रखी हूँ। मैं उसे गौरी की शादी में खर्च नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूँगी। हाँ ठीक है कावेरी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए तुमसे मैं कुछ भी नहीं लूँगा। गौरी की माँ की आखिरी निशानी उसके गहने रखे हुए हैं, मैं उसी को बेचकर अपनी बेटी की शादी करूँगा। इतना बोलकर दीनदयाल वहाँ से चला जाता है। बहुत ही जल्दी गौरी की शादी के दिन भी नजदीक आ जाता है। गौरी बहुत ही खुश थी, लेकिन कावेरी इतनी आसानी से गौरी की शादी कहाँ होने देने वाली थी। जो जेवर गौरी की सगी माँ के थे वो सारे जेवर कावेरी चुरा लेती है। इधर गौरी की शादी के लिए लहंगे, गहना, जेवर सब लाना अभी बाकी ही था। कावेरी खुशी खुशी अपने कमरे में जाती है। अब देखती हूँ कैसे करता है अपनी बेटी की शादी। बड़ा आया अपनी बेटी की शादी करने वाला। शादी करने के लिए सबसे जरूरी शादी के गाउन और गहने होते हैं, और अब शादी के लिए गाउन ही नहीं आएगा तो शादी कैसे होगी। अगले दिन दीनदयाल खुशी खुशी गौरी से आकर कहता है, बेटी चलो तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारी शादी के लिए गाउन भी खरीदने जाना है। मैंने तुम्हारी माँ की कुछ आखिरी निशानी रख रखी है, अब उसी को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से तुम्हारी शादी के गाउन और गहने बनवा लूँगा। अब चलो बेटी। दीनदयाल जैसे ही गहने लेने जाता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई गहने ही नहीं होते हैं। हे भगवान, सारे जेवर कहाँ चले गए? अगर जेवर नहीं मिले फिर मैं अपनी बेटी के लिए लहंगे कहाँ से लेकर आऊँगा? परेशान होकर दीनदयाल अपनी बेटी गौरी को सारी बातें बताता है। बेटा मुझे माफ कर दे, जेवर कहीं नहीं मिल रहा है और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारी शादी में 1 रुपए भी नहीं देना चाहती। पता नहीं अब तेरी शादी कैसे होगी। गौरी अपने पिता को परेशान देखकर वो भी बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से घर से बाहर निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठकर अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? माँ देखो ना, आपके बिना मेरी शादी कैसे होगी? माँ। वहीं दूर खड़ी बूढ़ी औरत काफी देर से गौरी को अकेले रोता देखकर उसके पास आती है और बोलती है,
बेटी, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? गौरी उस बूढ़ी दादी को अपनी सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो बुढ़िया अपनी झोपड़ी में जाती है और एक सुंदर सा लहंगा लेकर वहाँ आती है और उस लहंगे को गौरी को देते हुए बोलती है, बेटी ये लो, तुम लहंगे के लिए दुखी हो ना? इस लहंगे को तुम अपनी शादी वाले दिन पहन लेना। और हाँ, यह कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। तुम इस जादुई लहंगे से जो भी कुछ बोलोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। लो बेटी। क्या जादुई लहंगा? पर दादी, आपके पास ये जादुई लहंगा कहाँ से आया? बेटी, मैं जादुई दादी हूँ और मुझे ईश्वर से वरदान प्राप्त है कि मैं जितने जरूरतमंद लोगों की मदद करूँगी मेरी जादुई शक्तियाँ उतनी और ज्यादा बढ़ेगी। और तुम्हें इस वक्त इस लहंगे की ज्यादा जरूरत है। इस लहंगे की वजह से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी बेटी। अब अपने घर जाओ। गौरी उस जादुई दादी का धन्यवाद कर उनसे वो जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद गौरी अपने पिता दीनदयाल को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर दीनदयाल भी बहुत खुश होता है। बेटा, उस दादी को भगवान का ही रूप समझो, तभी तो वो इस समय आकर भगवान की तरह तुम्हारी मदद की। गौरी का जल्दी ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। गौरी आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। गौरी की शादी की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से होती है। दीनदयाल की आंखें खुशी से नम थी। वह खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करता है और इधर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसकी सौतेली माँ और बहन शादी नहीं रोक पाते हैं और मुंह लटकाए हाथ मलते रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।